सबसे पहले तो सर स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, काफी कम समय आपको मंत्री पद के तौर पर मिला, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश में जो विभाग आपके पास है उनमें क्या कुछ ऐसे बड़े काम किए जिसकी हिमाचल प्रदेश को दरकार थी? देखिए, ऐसी बहुत लंबी सूची है और गवर्नमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और मुझसे पहले गोविंद ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया काम किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। मुझे लगभग 1.25 साल अभी हुए हैं ये विभाग संभाले हुए। जैसे हम लोग कांगड़ा से आते हैं एक बहुत बड़ी समस्या हमारी खैरों की रहती है। एक कैश क्रॉप है हमारा, बहुत पुराना कानून है, 100 साल पुराना, जहाँ खुदराव दख्तान मलकियत सरकार की जमीन तो जिम्मेदार की है पर उस पर पेड़ लगा वो सरकार का। तो उसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए हैं। पहले 10 ईयर फेलिंग होती थी, अब उसको हमने 5 ईयर फेलिंग में कन्वर्ट किया है। और अब हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत नज़दीक हैं इस पॉइंट के ऊपर भी। भारत सरकार से मेरी 4 बारी बात हो चुकी है कि हम वो खैर की प्रॉपर्टी ही अब जिम्मेदार को देना चाह रहे हैं, ताकि मालिक भी वो ज़मीन का रहे और पेड़ का भी मालिक वो रहे। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हमारे यहाँ रहेगा। इसके अलावा भी हमने छोटे छोटे बहुत से रिफॉर्म्स, जिसमें बड़ा समय लगेगा मुझे बताने में, जो हमने एक फार्मर को अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए और एक फॉरेस्ट को एक फॉरेस्ट फ्रेंडली करने के लिए। नहीं तो हमारा एटीट्यूड फॉरेस्ट में बहुत नेगेटिव रहता था। हर ग्रोथ के इशू को लेकर हम लोग बहुत नेगेटिव रहते थे कि ये काम नहीं करने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे। हमने कोशिश की है विभाग में कि हम डेवलपमेंट फ्रेंडली बने, वन को बचाएं भी, प्रोटेक्शन भी पूरी करें, पर साथ साथ में हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव भी रहे और फ्रेंडली भी रहे। और वैसे यूथ एंड स्पोर्ट्स में भी हमने काफ़ी काम करने का प्रयास किया है। काफ़ी क्योंकि 2 साल में 1.25 साल तो कोरोना में निकल गया, तो बहुत बैकफुट पे हम चले गए। अल्टीमेटली आफ्टर लॉन्ग गैप एक न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लाने में कामयाब हुए हैं, जिससे हम स्पोर्ट्समैन की आने वाले दिनों में समस्याओं को हल करेंगे। सर, जो अभी आपने पहले जिक्र किया कि आपने जिस तरीके से जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनको पेड़ों को लेकर जो एक कमी रहती थी वो उन्हें जरूर मिले, लेकिन क्या आपको लगता है इसका फायदा सीधे तौर पर वाकई जमींदारों को मिलेगा? क्योंकि आप अक्सर ये कहते रहे हैं वन संपदा को ट्रांसफॉर्म कर मनी जरूर अर्जित की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए। देखिए, वन ही हमारा जीवन है। हम लोग बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व हैं फॉरेस्ट के साथ, और जहाँ 69.9% ज़मीन ही फॉरेस्ट की हो, वहाँ पे ये विभाग बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और अब जैसे जैसे एक्सपेंशन आ रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ना चाह रही हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज बढ़ना चाह रहे हैं, स्कूल्स नए आना चाह रहे हैं, कैंपसेस आ रहे हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो ये सारा इंक्रोचमेंट जो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है। अब ये कहीं ना कहीं बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। हमको अपने फॉरेस्ट कवर को भी बढ़ाना है। जहां हम अब 23-24% पहुंचे, हमने 30% में पहुंचना है। पिछले दो सालों से रिकॉर्ड फॉरेस्ट जो है हमने इंक्रीज़ किया है, लगभग 2.5% से ऊपर हमने इसको इंक्रीज़ किया है। प्लांटेशन का आजकल भी सीज़न चला हुआ है, लगातार हम प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर जोर लगा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम ये बैलेंस भी रखना पड़ेगा कि हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी ना रुके। FRA-FCA को लेकर हिमाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जिसके ऊपर ये बैन लगा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बैन कहीं नहीं है, केवल हिमाचल प्रदेश को इसको फेस करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। हर चीज़ के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको पेपर्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको यहाँ से अप्रूव करके उसको आपको सुप्रीम कोर्ट से जाके 2 परमिशन लेनी पड़ेंगी। ये बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा टीडियस काम है और बहुत मुश्किल काम है। उसके बावजूद भी हमने अब जो ऑफिस हमारा देहरादून होता था, जहाँ से हमारी रीजनल ऑफिस में फाइल जाती थी, अब जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने उस ऑफिस को शिमला में खुलवा दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमारा सारा पेपर वर्क जो है बड़े आसानी से यहीं पे हो जाता है, और यहाँ से स्टेट अवे हम उसको दिल्ली भेजकर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेते हैं। इन लास्ट 1 ईयर रिकॉर्ड परमिशन हमने रोड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए जो है इन FRA-FCA में ली हैं। ये अपने आप एक रिकॉर्ड है और आने वाले दिनों में और भी हमारी 3 लिस्टें आने वाली हैं। आप वन संपदा को लेकर अक्सर बात करते रहते हैं, वन विभाग भी आपके पास है, और वन अग्नि ये एक सबसे बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश के लिए अक्सर गर्मियों में रहती है। इससे निपटने के लिए कौन से कारगर तरीके हैं जो आपकी सरकार की ओर से, आपकी ओर से अपनाए जाते हैं? देखिए, हमने लास्ट ईयर हमने ये शुरू किया था कि हमने पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर काम करना शुरू किया। क्योंकि ये अगर आप केसेस देखें, 95% फॉरेस्ट फायर जो है वो हमारी अपनी आग लगाई हुई है।
ये हमारे ही अपने ही लोगों की देन है कि एक वहम है कि नई घास नहीं आएगी और अच्छी घासनी के लिए हम थोड़ी सी आग लगाएंगे, पर वो थोड़ी सी आग जो है हमारे हाथ से बाहर चली जाती है। हमारे पेड़ों को तो संपत्ति को नुकसान होता होता, हमें वाइल्ड लाइफ में बड़ा नुकसान इसका भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ा लॉस हमें वाइल्ड लाइफ में इसका करना पड़ता है। और इस साल हमारे तो 2 लड़के भी शहीद हो गए इन अपने फायर्स को बचाने के चक्रों में। हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने 2 साल पहले बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन को इसमें शुरू किया और हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने 50-60 टीमें बना के अलग अलग ज़िलों में जो है उनको गांव-गांव में घुमाया, उनको बताया कि ये आग लगाने से आपकी संपत्ति ठीक नहीं होने वाली, इसका नुकसान आपको होने वाला है। उससे हमें फ़र्क पड़ा। हमने जायका प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट का है, वर्ल्ड बैंक का है, उनकी जितनी हमारी कमेटीज़ बनी थी उन कमेटीज़ को इस काम पे लगाया और बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने हमें उसमें बचाया। और प्रॉब्लम ये आई, हमारे को ये मार्च अप्रैल बिल्कुल ड्राई गई। यूजुअली हमारे को 2-4-5 बारिशें मिल जाती थी। इस बार हमारा 3 महीने का स्पेल एब्सोल्युटली ड्राई गया। उस ड्राई स्पेल में हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वाइल्ड फायर्स जो थी वो काफ़ी अनकंट्रोल। अब हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है और ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी हम फायर को जो है रोकने का प्रयास करेंगे। नए नए वेज और मीन्स हम पैदा कर रहे हैं। अब छोटे छोटे फॉरेस्ट के लिए हम डिगिंग ऑफ पॉन्ड्स जो हमने शुरू किया, जल भंडारण में हमने कई किलोमीटर पानी जो है उसको खड़ा करने का प्रयास किया। जितना वाटर जो आपका फॉरेस्ट से आ रहा है हम उसको रास्ते में टैप कर करके वाटर बॉडीज तैयार कर रहे हैं ताकि हमको फायर के लिए स्पॉट पे जो है पानी की व्यवस्था भी मिल जाए। ऐसे बहुत से स्टेप्स हमने उठाए हैं। जी। आपने एक बयान में ये कहा था कि 90% जनसंख्या जंगलों में ही रहती है और वन अग्नि का जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे जिम्मेदार भी वो रहती है। क्या आप मानते हैं कि आपने उस मानसिकता पर प्रहार किया है और वो मानसिकता ही एक बड़ी वजह है जिस वजह से वन अग्नि की घटनाओं में कटौती हुई है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने पब्लिक अवेयरनेस का प्रयास किया। उसका मतलब यही था जो आप पूछ रही हैं कि पब्लिक को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि ये कोई ठीक काम नहीं है। जो आपको एक बहुत पुराना वहम है दिल में, कई सालों से ये वहम है कि हम आग लगाएंगे नई घास नहीं आएगी और नया अच्छा घास हमें मिलेगा। ये एक गलत एक फंडा है जिसको हमने ठीक करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुए कामयाब, पर जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमें जो इस बार जो 3 महीने ड्राई मिले, जो 90 डेज हमारे एब्सोल्युटली ड्राई गए, हमें एक भी बारिश बीच में मिली नहीं। तो स्पॉटिक हमें बीच में 8, 10, 9 बारिशें मिलती थी जिससे हमारे का काफ़ी, क्योंकि ऐसे इंटीरियर्स में आग लगती है जहाँ पे ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम वहाँ पे पहुँच भी सकें। जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, जब तक वहाँ पे फायर फाइटर्स हमारे जाते हैं, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स पहुँचते हैं, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। यूजुअली रोड साइड पे जो है उसको तो हम फायर ब्रिगेड से हर तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे थे, पर इंटीरियर्स में हमें ये प्रॉब्लम आती है। एक तरफ बीजेपी सरकार को विकास भी करवाना है तो दूसरी तरफ वन मंत्री जी को वन संपदा को भी बचाना है। सामंजस्य कैसे बिठाते हैं आप? देखिए, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है हिमाचल प्रदेश का। वनों में ही रहते हैं, वनों के साथ हमारा एक बहुत गहरा संबंध है, एक बहुत गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते को हम चेरिश करते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमको अपर हिमाचल में बहुत प्रॉब्लम्स है, इंक्रोचमेंट्स बड़ी हो रही हैं। इंक्रोचमेंट्स में क्या करते हैं, वो छोटे छोटे पेड़ काटते हैं। जब उसके हम न्यूमरेशंस कराते हैं तो वो चले जाते हैं 400-500। इनफैक्ट वो फैली नहीं हुई होती। वो लोगों ने क्या किया होता है, छोटे छोटे जो डंडे हैं उनको काट के इस एरिया को फेंस करके बीच में छोटे छोटे बगीचे लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने आप का इंक्रोचमेंट का एक ये नया हमको एक फंडा नजर आया है आने पिछले सालों में और उसको हमने काफ़ी हद तक, ये हमें रोडू रामपुर इस साइड में काफ़ी ये प्रॉब्लम आई। पर वहाँ लोग बेसिकली उनका फंडा बगीचे लगाने का है और बहुत से बगीचे वहाँ पे लगे हुए हैं जो पहले उनको पॉलिटिकल शेल्टर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, तो वो इस मामले में बच के निकल जाते हैं। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और नए ऑफिसर्स हमारे फील्ड में आ रहे हैं तो ये ऐसे केसेस भी हाईलाइट हो रहे हैं। बट ओवरऑल अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम सीरियस आई नहीं। सर, एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा आपने उठाया था, चाहे वन अग्नि को लेकर बात करें या फिर वन कटाई को लेकर बात करें। चुनावों से पहले जो अवैध वन काटे जाते हैं उनको लेकर आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने ये सारा आपको वही तो एक्सप्लेन किया जो कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम इसको सैटेलाइट से सर्वे भी करवा रहे हैं ताकि हमारा सैटेलाइट का प्रोग्राम तैयार हो जाए। कहीं पे एक पेड़ भी कटेगा तो हमारे वो नॉलेज में बात आ जाएगी। और ये जो माइनिंग का है, ये माफिया है, ये जो हमारा वन का है, ये बड़ा स्पॉटिक कंडीशंस में है। जैसे हमारा स्नो में हमारी काफ़ी वुड जो है वो गिर जाती है, काफ़ी पेड़ गिर जाते हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट करने में पूरे कामयाब नहीं होते। उसके ऊपर तस्करी होती है, उसको जिसको हम सैल्वेज वुड बोलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी काम होता है जिसमें हमारे भी लोग मिले होते हैं, छोटे ठेकेदार मिले होते हैं, वहीं पर छोटे छोटे पीस कटान करके उनको जो है स्मगल किया जाता है। इन सारों को रोकने के लिए हमने जो अब नया जो ड्रोन से हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू किया और
सैटेलाइट हम हायर कर रहे हैं, हमारी पूरी पॉलिसीज के ऊपर तैयार होगी, भारत सरकार से हमें अनुमति मिल गई है, उसके माध्यम से हम बड़ा माइन्यूटली इसको काउंटर करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी नहीं यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे बात जिला सिरमौर की जाए, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अभी भी ये देखा गया है कि अवैध जो वन कटाई हो रही है, या फिर इसके अलावा लोगों की ओर से जो इसको लेकर जागरूकता की कमी वो देखी जा रही है। क्या आपको लगता है कि आपका ये तरीका उन क्षेत्रों में भी कारगर होगा? ये पैन हिमाचल प्रदेश है जी, ये सारी जगह देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सैलवेज वुड की तस्करी होती है, इसमें चोरी होती है। हमारे नीचे जैसे खैर में होता है। अब खैर क्या है कि खैर एक मेडिसिनल प्लांट है, और जिम्मेदार के पास और अपने वन सरकार में भी खूब खैर लगा हुआ है। एक ठेकेदार जो परमिशन लेता है हमसे 100 पेड़ की, वो 100 पेड़ तो बाद में काटेगा, और पहले 100 पेड़ वो जो है फॉरेस्ट के काटेगा, जाके जंगल काटेगा, और फिर नीचे छोटे छोटे ग्रुप जो है मिले होते हैं। इस कॉकस को ब्रेक करने के लिए हमने बहुत काम किया इस पर, और हम काफी कामयाब रहे। हमने काफी सीनियर ऑफिसर्स को भी इसमें हमने चार्जशीट किया, हम सस्पेंड किया, और इसको हमने ब्रेक करने का प्रयास किया, क्योंकि इसको समझने में मुझे थोड़ा समय लगा कि खबर लग जाती है कि अवैध खनन हुआ। अवैध खनन नहीं हुआ, वो अवैध चोरी हुई, क्योंकि उसके पास परमिट है, पर उस परमिट के साथ वो निचले जब लोगों के साथ मिलकर वो तस्करी करता है, तो उसको पिन पॉइंट करने के लिए हमने ये नए फॉर्मूलाज को अडॉप्ट किया। अब उनकी न्यूमरेशन हमने साथ में शुरू कर दी, जो जंगल में जो खैर लगे हुए हैं। तो उससे क्या हुआ कि हमने इस चीज को पकड़ने की कोशिश की। ये लोग आगे बढ़ के इन्होंने जड़ों से उखाड़ने का प्रयास करना शुरू किया। फिर हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी उनको पकड़ने का प्रयास किया, बहुत सख्ती से हमने इसको डील किया, और बड़ा हम कामयाब काफी रहे हैं इस अभ्यास में। जब आपको वन मंत्री के पद पर जिम्मेदारी दी गई थी, आपने कहा था कि आपको 1 हफ्ता लगेगा तमाम चीजों को समझने को लेकर, और उसके बाद आप तूफानी कार्य करेंगे। उस 1 हफ्ते में कौन कौन सी मुश्किलात या कौन कौन सी समस्या, कौन कौन से बिंदु जिन पर आपकी नजर गई, और क्या अब उन बिंदुओं पर काम पूरा हो चुका है, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव को? देखिए, अब तो सारा फोकस चुनाव के ऊपर ही है। जो 1 हफ्ते में हमने सोचना था, प्लान करना था, एक विजन था, वो हमारे पास आज भी है, उस दिन भी था। और उसके बाद लगातार 1.25 साल तो हमने कोरोना में ही एक किस्म का कैद में ही काटा है, और वहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज कोरोना में जो थी वो डिफरेंट थी। वो सेविंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट एजेंडा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय था, जिसके ऊपर हम लोगों ने डट के काम किया, अपने अपने क्षेत्रों में भी काम किया, अपने जिलों में काम किया, और जहाँ पे हम प्रभारी मंत्री थे उन जिलों में हमने काम किया। साथ साथ में अब जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, आज हमारा टोटल फोकस जो है वो अगले 90 दिन के चुनावी रणनीति की तैयारी में है, और हम सब भी लोग भी उसी काम पे लगे हुए हैं। जैसे मुझे चंबा और देरा जिला का प्रभारी हूं मैं, तो उनके ऊपर हमारी अब 23-24 को भी हमारी बैठकें हैं, और लगातार हमारा जो कैंपेन फोकस्ड है वो इलेक्शन की तरफ है, ताकि एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बना पाए। रोजगार को लेकर भी आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बहुत सा हिस्सा वन संपदा से ढका हुआ है। क्या आप इसे रोजगार के तौर पर भी देखते हैं? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था, जो पहाड़ों की जवानी है, पहाड़ों का जो पानी है, उसे कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर इस क्षेत्र में भी जॉब्स क्रिएट की जाए, तो हो सकता है युवा पहाड़ों में ही रुके? क्यों नहीं जी, हमारे पास 3 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिसमें लाइवलीहुड मिशन जो है वो मेन हमारा कंपोनेंट है। जैसे जायका है, जायका हमारे पास 1200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमारे पास है वो टोटली लाइवलीहुड मिशन पे है। लाइवलीहुड मिशन के साथ साथ में हमको एक गांव के साथ 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड प्लांटेशन के लिए अडॉप्ट करनी पड़ती है। हमने इसको बहुत कामयाबी से मंडी में, सिरमौर में, शिमला में इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं कांगड़ा में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कम से कम हमारे जिले में ही कांगड़ा में 7-8 हज़ार बहनें जो हैं अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रही हैं, और खड़े होने में कामयाबी हुई है। और बहुत कामयाबी से हमने युवाओं को और बहनों को जो है इसमें जोड़ा है, और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से फॉरेस्ट जो का धन है, जो फॉरेस्ट का वेल्थ है, उसको हमने रोजगार में कन्वर्ट किया, लाइवलीहुड मिशन में कन्वर्ट किया। एक हमारा रूरल डेवलपमेंट से लाइवलीहुड मिशन का प्रोजेक्ट चलता है, NRM HM का, नेशनल रूरल जो हमारा लाइवलीहुड मिशन है, उसको भी हमने इसके साथ जोड़ लिया। तो हमारे को बने बनाए ग्रुप्स महिलाओं के नीचे मिल गए हैं, और एक बहुत बड़े तरीके से हमने लाइवलीहुड मिशन पे, जिसको हम रोजगार भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर हमने काम किया। अभी एक दर्शक हमारे साथ इससे पहले जुड़े थे, और उनका ये सवाल था कि बात अमेरिका की करें, बात न्यूजीलैंड की करें, जो वहां के माउंटेन एरियाज है, वहां पर सिल्क वैली बनाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का इजाद किया जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज से जुड़े इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, ताकि वन संपदा को लेकर कैसे अर्निंग की जाए, उससे लोगों को ये जानकारी मिल सके। क्या आपको लगता है इसमें हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे रह गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश कहीं पीछे नहीं रह गया। हमने भी इको टूरिज्म को काफ़ी अच्छे लेवल पे डेवलप किया है, और हमने
जो टूरिज्म टूवर्ड्स द माउंटेन्स, टूरिज्म टूवर्ड्स द जंगल्स, इसके कंसेप्ट के ऊपर हमने बड़ा हेविली काम किया है। पर हमें, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोरोना की वजह से बहुत दिक्कत आई, हम वो विजन बनाने में कामयाब हुए। हमने पॉलिसी अपनी इको टूरिज्म की बनाई, हमने भारत सरकार से उसकी अनुमति ले ली है, हमारे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। आने वाले दिनों में हम 51 साइट्स को ऑक्शन भी करने वाले हैं, और बहुत बड़े लेवल पे जो है जंगल टूरिज्म के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल बेसिकली इज अ टूरिज्म स्टेट। और लोग जो बाहर से आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं या साउथ से आते हैं, वो बड़े बड़े 5 स्टार्स की जगह इंटीरियर्स में जाना प्रेफर कर रहे हैं। और इंटीरियर्स में अगर हमको एक 5 स्टार प्रॉपर्टीज के टेंट्स के अंदर भी हम एक अच्छा पूरा हिमाचल शोकेस कर सकें, जैसे हमने उसके अंदर योग मेडिटेशन मैंडेटरी रखा हुआ है, हमने हिमाचली कुजीन्स को उसमें बनाना, सिखाना और सर्व करना मैंडेटरी रखा हुआ है, एक पूरा हिमाचल का कल्चर उसके अंदर डिस्प्ले करना हमने रखा हुआ है। शाम को इवनिंग डांसेस, ट्राइबल डांसेस, हमारा जो फोक डांसेस, उसको शोकेस करना उसके अंदर हमने मैंडेटरी रखा हुआ है। ये सारा का सारा पैकेज हमारा बनके तैयार हो गया, और ये फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में इस लेवल पे काम हुआ है। और हम आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश के जंगल एक टूरिज्म का हॉट डेस्टिनेशन बनने वाले हैं। आई एश्योर यू दैट। आई विल सर। और मैं चाहती हूँ दर्शक इस पर जरूर तालियां भी बजाएं। सर, इसी के साथ मेरा एक और सवाल आपसे भी रहने वाला है। जो आपने जंगल टूरिज्म की बात की, ये शब्द सुनने में जितना रोमांचक लग रहा है, उससे भी बड़ी चुनौतियां इस जंगल टूरिज्म के पीछे रहने वाली है, जो खासतौर से आपको, जो कि खुद जिनके पास वन विभाग है, बेहतर तरीके से जानते होंगे। वो चुनौतियां कौन सी होगी और कैसे उन चुनौतियों से पार आप पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती तो 3 महीने बाद चुनाव की है जी। फिलहाल तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। चुनावों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर चुनाव आप जीतते हैं, एक बार फिर से आपको यही कार्यभार मिलता है, मैं शायद की बात कर रही हूं, तो उसके बाद आप इन चुनौतियों में कौन कौन सी वो चुनौतियां रहेंगी और कैसे आप इन बिंदुओं को पार करेंगे? देखिए, मैंने आपको कहा कि फिलहाल तो पहली चुनौती चुनाव की है, और अगर उस चुनौती के हम पास होगी, जो हम आएंगे, जीत कर आएंगे। और हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में रिवाज बदल रहा है, हिंदुस्तान हिमाचल में भी रिवाज बदल रहा है। उत्तराखंड ने रिवाज बदला है, उत्तर प्रदेश ने रिवाज बदला है, गोवा ने रिवाज बदला है, मणिपुर ने रिवाज बदला है, और अब हिमाचल भी रिवाज बदलने वाला है। और हिमाचल के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि वाई नॉट, आखिर हम कांग्रेस को वोट डाल के हमें मिलेगा क्या? दिल्ली में वो कभी भी नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दैट गवर्नमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। और हिमाचल प्रदेश लोगों को ग्रोथ चाहिए। जिस तरीके से काम हो रहे हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है हिमाचल प्रदेश में जहां पे 200, 250, 300, 325 करोड़ के शिलान्यास उद्घाटन ना हो। गो डाउन टू द फील्ड, लोगों को जाके पूछेगा काम हुआ कि नहीं हुआ। अरबों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से काम हुए। कोरोना में वी हैव फॉट अ ब्रेव बैटल। हम पहला प्रदेश है जिसने सबसे पहले अपना पहली डोज लगाई, सेकंड डोज लगाई, उसके बाद थर्ड डोज में हम सबसे आगे चल रहे हैं। और उसके बाद जो रिलीफ हमने जो अपने लोगों को दिया, ये सब हमारे लिए प्रायोरिटीज नहीं है। जैसे आपने कहा कि अगली बार जीत के आने के बाद, ऑफ कोर्स जीत के आने के बाद नया एक प्रायोरिटी होगी, एक नया विजन होगा, और जो हमने ये काम शुरू किए इनको पूरा करेंगे। सर, इस इंटरव्यू के बीच में आप बहुत बार चुनावी बातचीत कर चुके हैं, तो क्यों ना इस इंटरव्यू को एक बार हम चुनावी मोड पर लेकर जाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके विधानसभा क्षेत्र की। आपके विधानसभा क्षेत्र में इस समय भाजपा को लेकर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? पिछले कोई 20 दिन पहले हमने एक जनसभा की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री उसमें आए थे, और मेरा 7वां चुनाव आ रहा है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी इतनी बड़ी भीड़ कभी एक साथ वहाँ देखी होगी। और जिस तरीके से महिलाओं का टर्नआउट था, 10,000 प्लस जो टर्नआउट था वहाँ पे महिलाओं का, और हमने जो मांगा हमें वो मिला भी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्या थी कि हम 2 प्रदेशों के बीच में फंसे हुए हैं। हमारे पास 16 किलोमीटर का बॉर्डर जेएनके का भी है, और 42 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे पास पंजाब का भी है। अब पंजाब में हमारे सामने जो पठानकोट है वो जिला है, और जिला होने के नाते उनके पास पुलिस की नफरी जो है वो ऑलमोस्ट 1000 से प्लस है। और हमारे पास 3 छोटे छोटे थाने हैं, नूरपुर, इंदौरा और डमटाल के, और हमारी कंप्लीट नफरी मिला के 142 लोगों की है। अब इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर जब स्मगलिंग होती है, जब ड्रग्स आते हैं, इलिसिट माइनिंग होती है, इलिसिट लिकर आता है, तो हमारे यूथ के ऊपर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं पिछले 15-17 साल से ये लड़ाई को लड़ रहा था कि हमें यहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना के दिया जाए, ताकि हमारे लोगों को ये एक राहत मिले। क्योंकि हमारे सब डिवीजन फ्रेगमेंटेशन में रेवेन्यू के मामले बहुत हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले बहुत हो गए हैं। जब ड्रग्स का अनटच फ्लो होगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ेगा, जब इलिसिट लिकर आएगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इलिसिट माइनिंग होगी तभी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तो हमारी बहुत बड़ी जो मांग थी पिछले 17 साल की, उसको सीएम साहब ने पूरा किया है, और नूरपुर वाज डिक्लेयर्ड अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट। और ये 26 तारीख को वहाँ पे जो है नए एसपी साहब वहाँ बैठने वाले हैं, और पूरा हमने लाइंस का एक टेम्पररी सिस्टम तैयार कर दिया है। एक एसपी हैं, 2 एडिशनल एसपी हैं, 3-4 डीएसपी हैं, एक महिला थाना है, एक कंप्लीट सेटअप जो है वहाँ पे पुलिस डिस्ट्रिक्ट का तैयार होगा, और 1-1.5 महीने में फुली
ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। इसके अलावा लास्ट ईयर मैंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मांगा था, हमें वो भी मिला। एक्साइज डिस्ट्रिक्ट मांगा था, वो भी हमें मिला। तो हम नूरपुर का सब डिवीजन जो है और भटियात के जो लोग हैं, हम लोग ये 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी अब काफ़ी सिक्योर्ड अपने आप को फील कर रही हैं। और डेवलपमेंट में तो कोई कमी हमें रखी नहीं थी जयराम ठाकुर की सरकार ने, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट की थी। और एक इसके बाद हमारी अगली मांग रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की है। उम्मीद है उसको भी हम जल्द पूरा करेंगे। बट फिलहाल वी हैव एसपी, वी हैव पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इससे बहुत बड़ी राहत हमारे लोगों को वहाँ पे मिली है। बिल्कुल 17 सालों की लड़ाई थी आपकी, आप चाह रहे थे कि नूरपुर डिस्ट्रिक्ट बने और इसको लेकर आप जगह जगह आवाज भी उठाते नजर आए थे, हर मन से आपने इसको लेकर आवाज उठाई थी। लेकिन सर इसके पीछे का आपका विजन क्या है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। विजन तो मैंने आपको बताया ना जी, विजन तो बता रहा था मैं आपको कि हमारा ये इतना बड़ा एरिया पंजाब के साथ जब लगता है और हमारे पास जो छोटे छोटे 3 थाने हैं, हम लोग ऑन ऑल फ्रंट्स फेल हो जाते हैं जब हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बारी आती। और जैसे खालिस्तान का मूवमेंट का अब पंजाब में सरकार चेंज होने के बाद जिस तरीके से नए इवेंट्स मिलने को मिले, रोज 500 मोटरसाइकिल खालिस्तान का झंडा लगा के और भिंडरवाला की टी शर्ट्स पहन के हिमाचल प्रदेश के अंदर आना शुरू हो गए। आपकी सरकार बनने के बाद ये नया ट्रेंड वहाँ पे आना शुरू हुआ। तो हमको अपने बॉर्डर्स को जो है टाइटन अप करने की जरूरत थी। और एक तरफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आपका कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो है बॉर्डर हमारे साथ लगता है, और एक तरफ पंजाब का हमारे साथ बहुत लंबा बॉर्डर हमें लगता है। तो ये हमें ये फील हो रहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक थ्रेट बन रहा था, जो कभी भी थ्रेट। और ये हिमाचल के डीजीपी साहब ने भी और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने भी इस बात को समझा कि ये इस समस्या का हल किया जाए। तो उसके लिए हम लोग ये मांग कर रहे थे कि पहले हमें एसपी दे दी जाए और पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पुलिस का बना दी जाए। उससे हमारे लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आई है। अब उसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार एक 8 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बन के तैयार हुआ, 22 करोड़ का नया कॉलेज का कम्प्लेक्स बन रहा है, 900 करोड़ की फिनासिंग नहर हमने तैयार कर दी इन 5 सालों में, जिससे हमारे कम से कम 15,000 हेक्टेयर को पानी लगेगा। चेक डैम्स की हमने एक चढ़ी लगा दी, जहाँ पे छोटे छोटे चेक डैम्स बना के हम लोगों की ज़मीनों को पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक IPH के मामले से, वाटर कनेक्शंस के मामले में हमने कोई 75 करोड़ रुपए की जो है नई स्कीम्स को लॉन्च किया है। जहाँ पानी एक दिन नहीं मिलता था, 10-10 दिन नहीं आता, वहाँ पे दिन में 2 बार पानी दे रहे हैं। सर इन तमाम चीजों का क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा? डेफिनेटली, क्यों नहीं मिलेगा जी। जिस गांव को 10 दिन में पानी मिलता है, अब रोज दिन में 2 बार पानी मिलता है, फर्क नहीं पड़ेगा क्या? जी क्यों नहीं पड़ेगा फर्क। जो गांव कहीं पे भी कनेक्टिविटी से जुड़े नहीं थे, उन सब गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया, पक्की सड़कें बना दी गई हैं। इतनी मेटलिंग टायरिंग कभी हिस्ट्री में नहीं हुई जो इन 4.5 सालों में हुई है। तो ये सारा चीज आपको चुनाव के नतीजे में नजर आएगी, क्यों नहीं नजर आएगी? बिल्कुल चुनाव के नतीजों में नजर आएगी। और इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं रैलियां भी की जा रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। रणबीर सिंह निक्का जी ने रैली की, दावा किया, 5,000 लोग वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि अगर वो जीतते हैं तो एक भी वेतन का हिस्सा वो नहीं लेंगे, वेतन का कुछ भी वो नहीं लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं तो केवल जो काम किए हैं उनके ऊपर ही बात करना चाहूंगा। अब मैं नहीं समझता कि वो लोग मेरे कमेंट के लायक भी हैं, जिनका उनका क्या बैकग्राउंड आता है। जब आप इतने बड़े शो में किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उनका बैकग्राउंड पहले पढ़ लिया करें, पढ़ के फिर प्रश्न किया करें, ताकि आपको भी ये लगे कि आपने ये प्रश्न करना है या नहीं करना है। इसलिए इसके ऊपर मैं कोई दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी करना सबका राइट है जी। इट इज अ फिनोमिनल राइट कि जो कोई भी दावेदारी कर सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। दावेदारी कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि वो अपने वेतन का एक भी हिस्सा नहीं लेते अगर वो जीतते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो आपकी ये बेबाकी है बीजेपी को मुश्किल में भी डालती है? किस बात की मुश्किल में डालेगी? मुकेश अग्निहोत्री और उसके बाद अब विक्रमादित्य सिंह। नहीं, मैं भाजपा का मंत्री हूँ। अगर कोई गलत बात करेगा तो मुझे तो अपने मुख्यमंत्री को और अपनी सरकार को डिफेंड करना ही है। और मैं बड़ी बेखौफी से इसको आज का नहीं करता है, पिछले 20 साल से करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा जब तक राजनीति में हूँ। या मैं अपना स्टाइल क्यों चेंज करूंगा? बार बार मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह भी कहते हैं और इसके अलावा स्लोगन भी लिखे जाते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो मैंने माफी उनको कहा मांगने के लिए। ये कौन होते मुझसे माफी मंगवाने वाले? हाँ, ये तो हमने उनको कहा कि आप माफी मांगेगा कि आप ऐसी बेहुद टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जिनके बारे में आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रूफ नहीं है, आपके पास जिस बात को कहने के लिए कुछ नहीं है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो हम बिलो द बेल्ट कभी हिट नहीं करते। हमने केवल जवाब दिए। बिलो द बेल्ट आप गए, आपने जाके ऐसी बकवास की, आपने ऐसी टिप्पणी मुख्यमंत्री पे की। अब आपको नहीं लगता कि जब ये मुद्दा बिल्कुल शांत हो गया था उसके बाद जाकर आपने एक बार फिर से इस पर सवाल किया और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस मुद्दे को दोबारा हवा मिली? बिना जवाब के शांत कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, जवाब तो आपकी तरफ से दिया गया, लेकिन उससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने अपना बयान दिया और वो काफी समय तक शांत रहा। उसके बाद आपका बयान आया और उसके बाद फिर एक ये मुद्दा दोबारा से उठा। हमने 2 दिन इंतजार किया, शायद अकल आ जाए, माफी मांग लें। पर जब नहीं अकल आई, फिर अकल देनी पड़ी ना जी। क्या करते हैं?
तो यानी कि आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं की ओर से जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की ओर से जो तमाम बातें कही जा रही हैं, उनका विधानसभा चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट है, टोटल जी। फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर। जी। एक तो लीडरशिप नहीं है, ऊपर से वीरभद्र सिंह नहीं है, ऊपर से विजन कोई नहीं है, और ऊपर से सरकार दिल्ली में कोई नहीं है, और लीडरशिप दिल्ली में कोई नहीं है। आधी पार्टी तो जो है वो ईडी के घर में बैठी हुई है। अब इनको ये नहीं समझ लग रहा कि हमने चुनाव जीतना कैसे। अब जो बेहुदा अनाउंसमेंट है, जो जो तुमने बीज बोए हुए हैं, उनकी अनाउंसमेंट्स आप कर रहे हैं। भाई, जब आप लोग सरकार में, तब आपने ये काम क्यों नहीं किए? अब वन रैंक वन पेंशन की बात आप कर लें, ओपीएस की बात कर लें, तो हु साइल्ड द ओपीएस फाइल? वीरभद्र सिंह फाइल्ड इट। अब वीरभद्र का बेटा कैसे बोलता है मैं दे दूंगा? भाई, तुम्हारे बाप ने तो बंद की, तो अब आप कैसे दे दोगे? ये कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर अब पुलिस की जो स्केल्स थे, जिनको 10 साल की बांध, ये कब हुआ था? ये 15 में हुआ था, मार्च 3 को। तो किसने किया था? किसकी सरकार थी? उस सरकार में मुकेश अग्निहोत्री जी कैबिनेट मंत्री थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। आप करो आप, और भुगतना हमको पड़े। हमने आगे उनको ठीक किया, हमने उसको करेक्ट किया, और हमने उसको वापस एक प्लेस पे लेकर आए। 7,000 करोड़ से ज्यादा के हमने जो फायदे अपने मुलाजमों को दिए हैं। आई नेवर हैव सीन कि इतना ज्यादा फ्रेंडली एम्प्लॉय गवर्नमेंट कोई कभी हिमाचल प्रदेश में बनी होगी, जितना जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हमने इनको जो बेनिफिट्स और इनको हेल्प करने का प्रयास। बट ये अनएंडिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। पर इस बात की खुशी है कि जितना काम हमने किया और हमारी सरकार ने किया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। बिल्कुल, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति का जो रास्ता है वो कांगड़ा के रास्ते से ही होकर जाता है, और बिल्कुल। कांगड़ा के रास्ते पर ही चलकर आम आदमी पार्टी की ओर से रैलियां की जा रही हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आम आदमी, फिर मैंने आपको कहा कि मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी जी। और मैं केवल अपने ही दल के ऊपर और अपने ही लोगों पे बोलना चाहूंगा। किसी भी टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ये कोई शोभा देता। देखिए, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हिंदुस्तान की सबसे, वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसी इस देश में है। कोई भी पार्टी बना सकता है, कोई भी रैली कर सकता है, कोई भी दावेदारी ठोक सकता है। ये सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी आगे बोल सकता है। फैसला लोग करते हैं, मोहर लोग लगाते हैं। आने वाले समय में अगर आपको जनता मौका देती है तो वो कौन कौन से काम हैं जो आप हिमाचल प्रदेश के लिए करना चाहेंगे? देखिए, इसकी बहुत बड़ा, शायद इसके लिए एक इंटरव्यू और करना पड़े आपके साथ। इतनी 2-4 मिनटों में ये मैं बातें बोल नहीं पाऊंगा, पर जी, एक कुछ बिंदु रख दीजिए एक सर। रोड मैप अब हमारे सामने तैयार है। जी। एक रोड मैप हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि हिमाचल इज अ टूरिज्म स्टेट, हिमाचल इज अ हिल स्टेट, और हिमाचल इज अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। एक तो नंबर एक, हमको हिमाचल को टूरिज्म की डेस्टिनेशन और इसको विकसित करना है, और बहुत दूर तक जाना है, जहाँ पे यूरोप में अगर आप स्टडी करें, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट 72 to 73 per 100 इन टूरिज्म सेक्टर। हिमाचल प्रदेश में ये 7-8 आता है। अगर हम इस फिनोमिनल ग्रोथ को 20 से 30% भी बढ़ा के 35% तक भी ले जाएं, 40 तक भी ले जाएं, तो हमारे 6-7 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का जो है नया सोर्स एक डेवलप होता है। और 12 लाख एम्प्लॉयमेंट में से 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है हम केवल एक सेक्टर में ही दे पाते हैं। हिमाचल प्रदेश को अब सेल्फ रिलायंट के ऊपर चलना पड़ेगा। हमको भीख का कटोरा लेके दिल्ली नहीं जाना है। इस बात के ऊपर हमने एक संकल्प लिया। वी हैव टू ग्रो आवर रिसोर्सेज। हमको अपने रिसोर्स के साथ साथ में अपने अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है कंट्रोल करके, हमने अपने जो पिछले हमारे ऊपर कर्जे हैं उनको भी दूर करना है, और एक फ्रेश हिमाचल प्रदेश, एक वाइब्रेंट हिमाचल प्रदेश, और एक सबसे शीघ्र की ओर हिमाचल प्रदेश, ऐसा हिमाचल प्रदेश तैयार करना। इसका विजन बिल्कुल क्लियर है। सर, इसी के साथ आप खेल नीति की भी बात कर लेते हैं। खेल नीति नई आए और इसको लेकर आपके तमाम प्रयास भी हमने देखे। खेल नीति बेहतर बनी, इसको लेकर भी आपकी ओर से प्रयास किए गए। खेल नीति में क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश कहीं ना कहीं पीछे था, या फिर जिस तरीके से पड़ोसी राज्य हरियाणा की हम बात करें उसे मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन हिमाचल से इक्का दुक्का खिलाड़ी ही हर साल निकलते हैं? देखिए, आप हरियाणा के साथ हिमाचल को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल्दो हरियाणा हैज डन अ वंडरफुल जॉब, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स पे काम किया है। और वो एक बहुत रिच, हमारा जो टॉपोग्राफी है वो हरियाणा से बिल्कुल नहीं मिलती। वहाँ की खुराक, वहाँ की डाइट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की गर्मी, वहाँ का सारा ये एरिया हमारे साथ, हिमाचल के साथ नहीं जुड़ता। उनकी हाइट, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वी डोंट मैच दैट, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चों को अभी तक एक्सपोजर जो था वो फाइनेंशियल स्टेटस हमारा ऐसा नहीं हुआ था कि हम होल टाइम स्पोर्ट्स की तरफ जा पाए। अभी भी हमारा यूथ जो है अपने कैरियर को एस्टैब्लिशमेंट के उसमें लगा हुआ। बहुत लिमिटेड टैलेंट बीच से निकल कर आता था। जैसे हमारा एक पैरा ओलंपिक्स में बच्चा सिल्वर मेडल लेकर आया। हमारे पास पॉलिसी में कोई पॉलिसी थी नहीं, प्रोविजन कहाँ से करना था?
हमारा एक बच्चा चंबा का जो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में हॉकी टीम लेकर आई, उसका एक सदस्य था और राइट फ्लैंक में बहुत अच्छा खेलता था। पर हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं थी। हमने रातों रात इसको जो है फ्रेम किया। हमने 1 करोड़ रुपया उसको भी दिया और 1 करोड़ रुपया हमने उसको भी दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हिमाचल के 2 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया मिला हो। और हमने उसके बाद इसको पैरा ओलंपिक्स को भी इसमें ऐड किया, हमने डेफ ओलंपिक्स को भी अब इसमें ऐड कर रहे हैं। हम ये सारी गेम्स को इसमें ऐड करके, सारी एसोसिएशंस को हम ऐड करके, ओलंपिक एसोसिएशन के साथ हमारी परसों भी बैठक हुई है, हमने सारा काम को जो है स्ट्रीमलाइन किया है। अब हमारे पूरे जिला वाइज किस किस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, उसके ऊपर हमने एम्फेसिस दिया। वहाँ पे एकेडमीज तैयार करना शुरू किए, इंडोर स्टेडियम्स तैयार करना शुरू किए, रेजिडेंशियल एकेडमीज तैयार करना शुरू की, ताकि हम हर जिले में से 200-250 बेटियां को, 200-250 बेटों को छांट के उनको अच्छी एकेडमीज में डाल के उनको जो है होल टाइम हम स्पोर्ट्स के ऊपर लगा सके। ये कंसेप्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं था, अब हम वो कंसेप्ट को लेकर आए। पर जब मैंने आपको जैसे कहा कि 2.25 साल में लगातार 1-1.25 साल तो कोरोना में आर स्टेडियम्स वे क्लोज्ड, ग्राउंड्स वे क्लोज्ड, बच्चे अपने घरों में थे। उसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से महाखेल कुंभ को लॉन्च किया। हमीरपुर में हमने उसको कामयाबी से किया, बिलासपुर में किया, कांगड़ा में आजकल हमारा वो चल रहा है। उसको हम पूरी तरह से नहीं कर सके क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, और अब उसके बाद ये इलेक्शन की लड़ाई आ गई। अब खेलो महाकुंभ में भी एक बहुत बड़ा टैलेंट सर्च के ऊपर जो है हमारी सरकार ने काम किया और बहुत अच्छा टैलेंट हमने स्पॉट किया। अब एक पॉलिसी भी है, एक बच्चे को इनिशिएटिव भी है। अगर बच्चा 10th के पेपर दे रहा बट ही इज अ नेशनल प्लेयर, पर नंबर बहुत कम आए तो ही उसको उतने ग्रेड्स मिल जाएंगे कि वहाँ पे उसकी डिवीजन फर्स्ट हो जाएगी। ये सारा पॉलिसीज में डाल के हमने इस तरीके से फ्रेंडली पॉलिसी बनाई है कि बच्चा अपने आप को क्लासरूम से भी थोड़ा रिलीव्ड फील करे और ग्राउंड में भी अपना पूरा जो है जोर लगा सके। काफ़ी इसमें और भी एडिशंस और डिलीशंस आने वाले सालों में होंगी। 3 महीनों बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इन 5 सालों में कितना विकास किया? ये तो अद्भुत है, दिस कैन नॉट बी काउंटेड। और जिस तरीके से हर फील्ड में, हर सेगमेंट में, हर एरिया में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और किन परिस्थितियों में किया है, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है। जब शुरू में ये प्रॉब्लम आई थी, या जब इन बिटवीन जब मैं भी कैबिनेट में आया हूं, तो कुछ समझ नहीं आता था कि ये बीमारी है क्या, इसका क्या इलाज होगा। व्हेन द साइंटिस्ट हैड फेल्ड, द डॉक्टर्स हैड फेल्ड, तो सरकार ने इसमें क्या करना। उसके बावजूद भी हिमाचल हैज इमर्ज्ड एज नंबर 1 स्टेट, और इस बात का मोहर प्रधानमंत्री जी ने भी मंडी की रैली में लगाई। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा रहे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। और मैं चाहती हूं कि जो विकास, आपने जितनी तमाम बातें यहाँ विकास को लेकर की हैं और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश ने विकास किया है, ये विकास यूं ही आगे बढ़ता जाए। शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।